हाय गाइस, आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10। इसका नाम है सर्कल। तो तक देखते हैं सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन अ प्लेन डेट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। इसका मतलब प्लेन में ये जितने भी पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट है इस एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे। अगर इन सब पॉइंट को मिला दिया जाए तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये डेफिनेशन तो पहले भी पढ़ रखी है और ये सारे पॉइंट आप क्लास 9th तक स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ आपको इन पॉइंटों के बारे में। सेंटर जो बीच में होता है सर्कल का, इसको बोलते हैं सेंटर। देन रेडियस जो सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक जाती है सर्कल के, इसको बोलते हैं रेडियस। तो हम बोल सकते हैं कि एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है। ठीक है, देन डायमीटर। डायमीटर किसको कहते हैं कि वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से होके जाती है उसको बोलते हैं डायमीटर। जो ये हो गई, ठीक है, इसको बोलेंगे डायमीटर। तो अगर देखा जाए तो सर्कल में डायमीटर भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। देन कॉर्ड की बात कर, कॉर्ड किसे कहते हैं, ऐसी लाइन जो इसके दोनों एंड सर्कल के सरकमफेरेंस पर तक जाते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो मैंने अभी खींची ये एक कॉर्ड है। ठीक है, इसको कॉर्ड बोल सकते हैं। ये इसके दोनों एंड सर्कल के सरकमफेरेंस पर ही होते हैं। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सबसे बड़ी कॉर्ड है उसे डायमीटर कह सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंने अभी यहाँ डायमीटर बताया था इसको हम कॉर्ड भी बोल सकते हैं और ये डायमीटर भी है। सबसे बड़ी कॉर्ड का नाम डायमीटर ही है। और लास्ट में बचा सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस तो आपको पता है जो सर्कल की बाउंड्री होती है, जो ये बाहर बाहर इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे इसी को हम कहेंगे सरकमफेरेंस। ठीक है, ये सब आप पहले स्टडी कर चुके हैं। आज हम क्लास 10th में देखेंगे कि इसमें और क्या नया है जो अभी तक आपने स्टडी नहीं किया है। तो यहाँ देखेंगे आप क्लास 10th में, यहाँ आप देखेंगे रिलेशन। क्लास 10th में आप देखेंगे रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सर्कल। ठीक है, अभी तक आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी है। यहाँ पे आपको रिलेशन बताना है लाइन और सर्कल के बीच में। तो लाइन की बात करें तो आपने क्लास 10th में 3rd चैप्टर में लाइंस के कंडीशंस देखी थी। वहाँ पे 3 कंडीशन होती थी लाइन की। या तो लाइन पैरेलल होती थी इस टाइप से, या वो लाइन इंटरसेक्ट करती थी, या वो कोइंसिडेंट होती थी, मतलब कि ओवरलैप करती थी एक के ऊपर एक। ठीक है, ये कंडीशन आपने 3rd चैप्टर में पढ़ी थी। अब हम देखते हैं कि सर्कल के साथ लाइन की क्या कंडीशन बन सकती है। तो हम लेते हैं एक एक डायग्राम के साथ। देखिए, ये एक सर्कल है और हम एक लाइन लेके यहाँ पे देखते हैं, ये एक हो गई लाइन। एक कंडीशन तो ये हो गई कि कोई लाइन है वो सर्कल को टच ही ना करे, उससे दूर से जा रही है। तो इस टाइप के लाइन से तो हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि इस लाइन को, ये लाइन ना तो इसको टच कर रही है और ना इसे इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इस टाइप की कंडीशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सेकंड कंडीशन देखते हैं सर्कल की। देखिए, सेकंड कंडीशन में कि कोई लाइन है वो सर्कल को ऐसे इंटरसेक्ट करके जा सकती है। ठीक है, तो इस टाइप की लाइन को जो कि इस सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम कहते हैं सीकेंट। ठीक है, ये यहाँ पे आपने नया पढ़ा, ये 9th तक आपको नहीं था, इसको बोलेंगे सीकेंट। ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको कहते हैं सीकेंट। तो हम बोल सकते हैं कि एक सर्कल में इनफाइनाइट सीकेंट हो सकती है। ठीक है, हम इस टाइप से बहुत सारी लाइनें इसमें खींच सकते हैं जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसे भी एक सीकेंट आप बोल सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं 3rd कंडीशन। ये तो आपको समझ में आया सीकेंट किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 3rd वाली कंडीशन। ये एक सर्कल हो गया और ये हो गई एक लाइन। ठीक है, देखिए, एक कंडीशन ये होती है कि सर्कल पे कोई लाइन उसको एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए। ठीक है, इसे कहते हैं टेंजेंट। मेन आपको यही पढ़ना है इस चैप्टर में, टेंजेंट। ठीक है, जो टेंजेंट वर्ड है ये लैटिन भाषा के टेंजरी वर्ड से आया है। ठीक है, इसका मीनिंग होता है टच। इसका मतलब ऐसी लाइन जो किसी सर्कल को टच करके निकलती है एक पॉइंट से, उसको बोलते हैं टेंजेंट। अब आप देखें तो एक सर्कल में हम इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था जो सर्कल होता है वो सेट ऑफ पॉइंट होता है। सर्कल में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो अगर देखा जाए तो हर पॉइंट से एक टेंजेंट खींची जा सकती है। तो एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि एक सर्कल में सिर्फ एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, तो उसका आंसर होगा सिर्फ 1। ठीक है, क्योंकि सर्कल के एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा।
तो आपने देख ली कि लाइन के साथ सर्कल का रिलेशन 3 कंडीशन बन सकती है। फर्स्ट तो अपने देखी, उसको कोई मतलब ही नहीं है। सेकंड में इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको बोलते हैं सेकंड। और जो थर्ड वाली वो एक पॉइंट पे इसको टच कर रही है, इसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, देन अब आगे देखते हैं। इसमें आगे एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, जो पॉइंट जहाँ पर टेंजेंट और सर्कल एक दूसरे को मिलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जिस पॉइंट पे सर्कल और टेंजेंट दोनों एक दूसरे को मिलते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का यूज़ आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको वहाँ पर सिर्फ इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसका मतलब आपको जल्दी से क्लिक होना चाहिए कि कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं जहाँ पे सर्कल का पॉइंट और टेंजेंट का पॉइंट दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं। मतलब ये वाला पॉइंट जहाँ पे सर्कल और टेंजेंट एक दूसरे को टच कर रहे हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, ना और देखें अगर टेंजेंट के बारे में तो हम देख सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो वहाँ से इसके ऊपर टेंजेंट नहीं खींची जा सकती है। ठीक है, अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो उस पॉइंट से सर्कल पर एक टेंजेंट खींची जा सकती है। और अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है, ठीक है, यह एक पॉइंट है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, सर्कल के ऊपर हमने एक टेंजेंट और खींच दी। ठीक है, और अब अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है, जैसे ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोई पॉइंट हो जो सर्कल के बाहर है और आपको बोला जाए कि इससे इस सर्कल पे कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट से सर्कल पर सिर्फ 2 टेंजेंट ही खींची जा सकती। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट है इसका कि अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो उसे एक सर्कल पर सिर्फ 2 ही टेंजेंट खींची जा सकती है। और दूसरी बात यह है कि ये वाली और ये वाली जो दोनों टेंजेंट एक सेम पॉइंट से अगर खींची जाएगी तो इनकी डिस्टेंस इक्वल होगी। ठीक है, ये एक थ्योरम भी है जो आपको आगे आएगी 10.2 में। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। देन एक और कॉन्सेप्ट है, ये जो सर्कल की रेडियस है और ये जो टेंजेंट है ये ऑलवेज एक दूसरे क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये भी एक थ्योरम है और इस थ्योरम का यूज़ आपको अधिकतर क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में इसका यूज़ करेंगे कि जो सर्कल की रेडियस है वो टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मतलब कि इसके परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक्सरसाइज में सबसे पहले थ्योरम ही देखते हैं। ये थ्योरम 10.1। ठीक है, वैसे थ्योरम तो बहुत थ्योरेटिकल है, इसमें थ्योरी ज़्यादा लिखना है, लेकिन इस थ्योरम का यूज़ आपको क्वेश्चन में बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, थ्योरम आपको याद होनी चाहिए। तो लेते हैं सबसे पहले थ्योरम को। थ्योरम 10.1 क्या दिया हुआ है आपको थ्योरम में, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मैंने आपको बताया था जहाँ पे सर्कल और रेडियस, जब सर्कल का पॉइंट और रेडियस पॉइंट दोनों एक दूसरे को मिलते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग जिस आपको स्टेटमेंट दी इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा है, इसका मतलब कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट खींची जाए तो ऑलवेज रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बोल रहा है। तो हम डायग्राम समझते हैं कि क्या हो, इसका मतलब क्या है। देखिए ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल हो गया, इसका सेंटर मैंने बना दिया है O। ठीक है, और एक टेंजेंट ले लेते हैं हम, ये एक टेंजेंट हो गई AB, मैंने कोई टेंजेंट ले लिए A और B। ठीक है, देन रेडियस लेते हैं, हाँ OP हो गई है रेडियस। ठीक है, इसको नाम दे दिया P। देन हमको ये प्रूफ करना है कि जो OP है वो AB से परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये लिखा हुआ है कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट खींची जाए तो वो ऑलवेज रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, डायग्राम में मैंने OP जो खींची रेडियस वो टेंजेंट AB से परपेंडिकुलर होगी। तो इसको प्रूफ करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है आपको, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं इसमें। गिवन डैट क्या दिया है हमने, AB इज अ टेंजेंट। ठीक है, हमने एक AB टेंजेंट बनाई है तो हम लिख देते हैं AB इज अ टेंजेंट। ठीक है, AB इज अ टेंजेंट एट पॉइंट, कौन सा P, एट पॉइंट P। ठीक है, ऑन अ सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, समझ में आया आपको क्या करा है मैंने। AB इज अ टेंजेंट, मैंने AB एक टेंजेंट खींची है, AB इज अ टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन अ सर्कल
विथ सेंटर ओ, ठीक है, जो किया है उसी को लिखा है बस, ठीक है, ये हमें गिवन है। देन हमको प्रूफ क्या करना है, लिखते हैं टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको कि जो ओ पी रेडियस है वो किसके परपेंडिकुलर है, टेंजेंट ए बी के। तो हमको करना है ये प्रूव। नाउ अब हमें कोई इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसको करते हैं हम कंस्ट्रक्शन को, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि ए बी के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं, मैंने एक पॉइंट ले लिया क्यू, ठीक है, और उसको ज्वाइन कर दिया ओ से क्यू को। तो मैं इसमें ज्वाइन कर रहा हूँ ओ से क्यू को। ना मैंने ओ को और क्यू को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो जो किया उसको लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हम लिख देते हैं क्या किया मैंने, क्यू एक पॉइंट लिया है, तो लिखते हैं टेक एनी पॉइंट क्यू ऑन, किस पे लिया है, टेंजेंट ए बी पर, टेंजेंट ए बी, ठीक है। टेक एनी पॉइंट क्यू ऑन टेंजेंट ए बी, और साथ में क्या किया है, ज्वाइन किया है मैंने ओ से क्यू को। और जो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको भी मैं नाम देता हूँ, इसको नाम दे दिया मैंने एम, ठीक है। ना लिख देते हैं इसको पूरा, टेक एनी पॉइंट क्यू ऑन टेंजेंट ए बी एंड ज्वाइन ओ क्यू, ठीक है, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है विच इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट, किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट एम, एम नाम दिया हमने, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। तो आगे देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो प्रूफ यहाँ से लिखता हूँ मैं ना, प्रूफ करना है इसको। अब प्रूफ में देखते हैं हम इसमें कि देखिए जो Q है वो लाइज कर रहा है किसके ऊपर, टेंजेंट ए बी के ऊपर। और हमने पढ़ा था कि टेंजेंट जो खींची जाती है सर्कल के किसी एक पॉइंट से होके ही जाती है। इसका मतलब जो Q या पॉइंट है ये सर्कल पर नहीं है, सर्कल के बाहर है। आप देख भी रहे डायग्राम में जो Q पॉइंट है सर्कल के बाहर है। इसका मतलब जो OQ है वो OM से बड़ी है, मतलब OM जो लाइन है वो OQ से छोटी होगी, ठीक है, क्योंकि Q जो पॉइंट है वो टेंजेंट पर है, और टेंजेंट पे सिर्फ एक ही पॉइंट होता है जो टेंजेंट और सर्कल पर होता है, वो पॉइंट P है, ठीक है। इसका मतलब जो Q पॉइंट है वो सर्कल से बाहर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम द डायग्राम OM जो है वो छोटी होगी MQ से। इसी को हम लिख लेते हैं, ठीक है। जो Q पॉइंट है, Q वो लाइज कर रहा है किसके ऊपर, लाइज कर रहा है ऑन AB टेंजेंट। और हमको पता है कि टेंजेंट पे जो पॉइंट होता है, टेंजेंट और सर्कल पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो पॉइंट एक ही होता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो Q है वो आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो Q पॉइंट है वो सर्कल्स के आउटसाइड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रॉम द डायग्राम हम बोल सकते हैं फ्रॉम द डायग्राम कि जो OM है वो छोटा होगा OQ से, क्योंकि पता है कि जो पॉइंट Q है वो सर्कल से बाहर है। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और आगे देखते हैं इसमें और क्या कर सकते हैं हम। देन OM इक्वल होगा OP के, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियाई है सर्कल की। तो हम इसको भी लिख सकते हैं कि जो OP है वो किसके इक्वल हो गया, OM के। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। क्यों, क्योंकि ये रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। एक से ज़्यादा रेडियस होते हैं उसको रेडियाई बोलते हैं। तो OP इक्वल होगा OM के। अब आप देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से यहाँ पे कि OM छोटा है OQ से, और इधर OP इक्वल है OM के, तो हम OM को OP से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ भी OM है और यहाँ भी OM है, तो हम OM को OP से रिप्लेस कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कर सकते हैं हम कि OP जो है वो भी छोटा होगा OQ से, ठीक है। इस दोनों इक्वेशन से मिला के हमने ये रिजल्ट निकाला जो OP है वो OQ से छोटा होगा, ठीक है। तो डायग्राम में देखिए जो OP है वो OQ से छोटा होगा।
तो अगर ओ पी ओ क्यू से छोटा है, इसका मतलब अभी हमने क्यू पॉइंट लिया था टेंजेंट पे, इसका मतलब आप कोई भी पॉइंट लोगे इस टेंजेंट ए बी पे तो वो ऑलवेज ओ पी उससे छोटा ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक जो पॉइंट है वो सर्कल और टेंजेंट पे एक ही ऐसा पॉइंट होता है जो जहाँ पे दोनों टच करते हैं। इसके बाद आप जितने भी पॉइंट लोगे सारे सर्कल से बाहर आएंगे। तो आप इस टेंजेंट ए बी पर जितने भी पॉइंट लोगे वो सारे पॉइंट को अगर ओ से ज्वाइन करोगे तो ओ पी जो लाइन होगी वो हमेशा उससे छोटी ही होगी। ठीक है, तो ओ पी इससे हमेशा छोटा, इस लाइन को हमको लिखना पड़ेगा कि 10 ओ पी इज ऑलवेज शॉर्टर देन एनी line segment joining O to any point on AB other than P। ठीक है, Thus OP is always shorter than any line segment joining O to any point on AB other than P। ठीक है, जो बोला है हमने उसी को लिखा है मैंने यहाँ पे। तो आपने देखा कि जो OP लाइन है वो हमेशा सबसे छोटी लाइन ही होगी। ठीक है, तो अगर किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट का या दो पॉइंट का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के हमने पिछले चैप्टर जो किया था वहाँ पे हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री में जब हम कोई ताजमहल या इनकी किसी की हाइट मेज़र कर रहे थे तो हमें उसको परपेंडिकुलर ही ले रहे थे। ठीक है, तो हमें जब भी किसी की हाइट मेज़र करना हो और हमें अपनी हाइट भी मेज़र करना हो तो हमें एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर, एकदम सीधा स्ट्रेट ही खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, हम इस तरह से टेढ़े खड़े नहीं हो सकते। तो जो सबसे छोटी लेंथ होती है जिससे, तो उससे हम परपेंडिकुलर ही बोलते हैं। तो यहाँ पे OP जो है वो सबसे छोटी लेंथ है, इसलिए वो क्या होगी, परपेंडिकुलर ही होगी। तो इस लाइन को हमें लिखना पड़ेगा कि जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। तो हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि OP सबसे शॉर्ट लेंथ है। ये आप जानते हैं कि जो सबसे शॉर्ट लेंथ होती है वही हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि अस perpendicular distance is perpendicular distance is always the shortest distance between a point and a line। ठीक है, जो हमने बोला था उसी को लिख दिया कि जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो हमने वो लिखा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। सो हैंस प्रूव हो गया, क्योंकि वो तो पहले ही प्रूव कर दिया था कि OP सबसे छोटी डिस्टेंस है। तो इससे प्रूव हो गया कि जो OP है वो परपेंडिकुलर होगी AB के। ठीक है, मैंने कहा था कि ये थ्योरम है, ये बहुत थ्योरेटिकल थ्योरम है। ठीक है, तो हमें इसमें से सिर्फ इसी लाइन का यूज़ करना पड़ेगा बार बार कि जो रेडियस है वो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, आप इसको एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 10.1। ओके, थैंक यू।